हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक निबंध साहित्य पढ़ा रही हूँ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से आप सभी भली भांति परिचित हैं। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में हिंदी खड़ी बोली के विकास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी खड़ी बोली के परिमार्जित करने में, परिष्कृत करने में इनका बहुत अधिक योगदान रहा है। तो आज हम इनके द्वारा ही लिखी गई एक निबंध को पढ़ रहे हैं। शीर्षक मैंने आप लोगों को बता दिया कि शीर्षक क्या है, साहित्य नाम से परिचय है। तो यहाँ पर मैं इस निबंध के सारांश को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोगों ने अपने किताब में, पाठ्यपुस्तक में इस निबंध को पढ़ा है। यह निबंध जो है बौद्धिकता से भरपूर है, इसीलिए कभी कभी ये बच्चों को थोड़ा कठिन प्रतीत होती है, लेकिन यह निबंध कठिन नहीं है। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा हो, इसीलिए आपको कठिन लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस निबंध का सारांश, यानी इस निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अपने किन विचारों को प्रस्तुत किया है, उसे मैं आप लोगों के समक्ष सारांश रूप में प्रस्तुत करूं, जिसे मैंने आपके समक्ष लिखकर प्रस्तुत किया है। लिखने का उद्देश्य यही है कि आप मेरी बातों को सुनें और बाद में वीडियो को पॉज करके सारी बातों को आप लिख सकें, ताकि सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी बच्चे को कुछ समझाया जाता है तो उस बच्चे को ऐसा लगता है कि उसे सब कुछ याद हो रहा है, लेकिन कुछ देर पश्चात 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 दिन बाद उसे ऐसा लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है। तो मैंने जो लिखकर आपके सामने प्रस्तुत किया है, तो इससे आपको हमेशा मेरे द्वारा बताई गई हर बात आपको याद रहेगी। निबंध में क्या कहा गया है यह भी आपको हमेशा याद रहेगी। जब भी आप इसे पढ़ेंगे तो आपको सारी बात जो है फिर से याद आ जाएगी। तो चलिए मैं आप लोगों को पढ़ करके धीरे धीरे समझाती हूँ। देखिए, साहित्य, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे, द्विवेदी युग के एक युग प्रवर्तक पुरुष थे, क्योंकि उन्होंने इस युग में खड़ी बोली हिंदी भाषा के परिष्कार में उन्होंने काफ़ी अपना बड़ा भारी योगदान दिया है। और साहित्य जो है उनके द्वारा लिखित एक साहित्यिक ज्ञानवर्धक निबंध है। देखिए, साहित्य निबंध जो है, साहित्य जो है ये साहित्यिक निबंध भी है और ज्ञानवर्धक निबंध भी है। और इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने क्या बतलाया है कि सत्य साहित्य की आवश्यकता जो है वो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। यानी सत्य साहित्य की आवश्यकता के साथ साथ उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि साहित्य समाज का दर्पण है। दर्पण में क्या होता है, हम अपना छवि देखते हैं ना, अपने चेहरे को देखते हैं, यानी हम अपने प्रतिबिंब को देखते हैं। ठीक उसी तरह से साहित्य में जिस युग में लिखा गया है वह उस युग का प्रतिबिंब होता है। उस युग की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन जो है हम साहित्य में ही पाते हैं। किसी भी युग को अगर समझना है तो आप उस युग के साहित्य को पढ़ें, तो आपको उस युग के समाज के बारे में, उस समय की राजनीतिक स्थिति के बारे में, धार्मिक स्थिति के बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में सब कुछ जो है अच्छी तरह से आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, निबंध के आरंभ में ही उन्होंने साहित्य की परिभाषा दी है। निबंध के आरंभ में ही उन्होंने क्या किया है, साहित्य क्या है ये बतलाया है। और प्रथम पंक्ति में ही क्या बताया है कि ज्ञान राशि के संचित कोश का ही नाम क्या है, साहित्य है। उन्होंने क्या स्पष्ट किया है, ज्ञान राशि। यानी हम साहित्य किसे कहते हैं, जहां पर हमें ज्ञान की बातें मालूम हो,
जो हमें ज्ञान बतलाए, यानी बहुत सारे ज्ञानों का संचित कोश, कोश कहते हैं जैसे डिक्शनरी, जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना डिक्शनरी, वो क्या है? शब्दकोश, शब्दों का भंडार। तो ज्ञान का भंडार जहाँ है वही क्या है? साहित्य है। ये उन्होंने स्पष्ट किया है। उन्होंने यह भी बतलाया है कि किसी भी भाषा का जब तक अपना कोई साहित्य नहीं होता है, यानी भाषा ने अपना बहुत विकास कर लिया, भाषा सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बहुत मीठी लगती है, लेकिन जब तक उस भाषा का अपना कोई साहित्य नहीं होता, तब तक वह भाषा क्या होती है? आदरणीय नहीं हो सकती है, सम्माननीय नहीं होती, उसको आदर नहीं मिलता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं आप लोगों को बताती हूँ, अवधी भाषा। अवधी भाषा का मान सम्मान कब बढ़ गया? जब अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिख दिया, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत जैसा महाकाव्य लिखा, तो अवधी भाषा जो है आदरणीय भाषा बन गई, उसका महत्व बढ़ गया। ब्रज भाषा का कब महत्व बढ़ा? जब उसमें सूरदास जी ने सूरसागर जैसा काव्य लिख दिया, रसखान जी ने रचनाएं की, तो ब्रज भाषा का महत्व बढ़ गया। तो किसी भी भाषा का जब अपना साहित्य होता है तो भी वो भाषा जो है महत्व को प्राप्त करती है, उसका आदर होता है, उसको सम्मान मिलता है। अन्यथा वह भाषा कैसी होती है? एक रूपवती भिखारिन की तरह होती है। जैसे कोई भिखारिन बहुत ही सुंदर हो तो उसको कोई महत्व नहीं देता, उसको कोई आदर नहीं देता, क्योंकि वो भिखारिन है। तो किसी भी भाषा की शोभा, मान मर्यादा उसके साहित्य पर ही अवलंबित है, यानी आधारित है। यानी किसी भी भाषा को तभी महत्व मिलता है जब उसमें अच्छे अच्छे साहित्य लिखे जाते हैं। मैंने आरंभ में बताया कि द्विवेदी जी ने यह भी स्पष्ट किया है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, क्योंकि इसमें क्या देखते हैं हम लोग? जातियों का उत्थान पतन, यानी जातियां कब उन्नति को प्राप्त करती है, जातियों का अंत कैसे हो जाता है, उनके धार्मिक विचारों, सामाजिक संगठन, राजनीतिक सिद्धांतों, स्थितियों का प्रतिबिंब जो है हमें साहित्य में देखने को मिलता है। इसीलिए जो है साहित्य समाज का दर्पण कहलाता है। यानी जैसी सामाजिक स्थिति होगी उस युग का साहित्य भी वैसा ही होगा। जैसे आप मध्य युग को अगर जानना चाहते हैं तो आपको तुलसीदास जी का रामचरितमानस को पढ़ना होगा। रामचरितमानस को पढ़ने से आपको हमारे देश के मध्य युग की स्थितियों का ज्ञान मिल जाएगा। किसी भी जाति की क्षमता, सजीवता, उसकी जीवनी शक्ति क्या है, वर्तमान समय में कितनी है और अतीत में कितनी थी। देखिए, किसी भी जाति की सजीवता, क्षमता यानी उसका सामर्थ्य आज के दौर में कितना है, बीते हुए समय में कितना था, इसका भी ज्ञान हमें कहाँ मिलेगा? उस युग के साहित्य में मिलेगा। क्योंकि जैसा समाज वैसा साहित्य। तो साहित्य का अभाव या न्यूनता, अभाव यानी कमी, और न्यूनता इस बात का क्या परिचायक है कि वह जाति जो है क्या है? असभ्य या अपूर्ण सभ्य है। यानी किसका साहित्य नहीं होता? जो जाति सभ्य नहीं होती है। जाति जैसे ही सभ्य होगी, शिक्षित होगी, उसका साहित्य भी होगा। लेकिन अगर कोई जाति अशिक्षित है, असभ्य है, तो उसका कोई साहित्य हमें नहीं मिलता है। देखिए, उन्होंने एक उदाहरण से क्या समझाया है? उन्होंने हमें उदाहरण से यह समझाया है कि यदि हम भोजन करना कम कर दें, यदि हम भोजन करना बंद कर दें, यानी हम माने कोई मनुष्य, अगर कोई मनुष्य भोजन करना कम कर दे, भोजन करना बंद कर दे, तो क्या देखते हैं कि उसका शरीर जो होता है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, काम करना बंद कर देता है। ठीक वैसे ही हमारा मस्तिष्क भी काम करना बंद कर देगा। कब? जब वो अच्छे साहित्य को नहीं पढ़ेगा, तो क्या निष्क्रिय हो जाएगा। यदि हम अपने साहित्य का अध्ययन कम कर दें, बंद कर दें, तो हमारा मस्तिष्क क्या होगा? निष्क्रिय हो जाएगा और धीरे धीरे क्या करेगा?
किसी काम का नहीं रहेगा, सक्रिय नहीं रहेगा। यानी मस्तिष्क को सक्रिय रहने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें पढ़ना पड़ता है, अध्ययन करना पड़ता है, हमें अच्छी बातों को सोचना पड़ता है। आप अगर खराब बात को सोचेंगे तब आपका मस्तिष्क जो है वो गलत काम की तरफ जाएगा, गलत सोच को अपनाने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं, आपके मस्तिष्क को सक्रिय रहना यानी अच्छे कार्य की ओर ले जाने के लिए आपको क्या करना होगा? अच्छे साहित्य का अध्ययन करना होगा। अच्छे साहित्य का अध्ययन ही आपको अच्छे कार्य की ओर अग्रसर कराता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि मस्तिष्क के विकास के लिए हमें क्या करना होगा? अच्छे साहित्य का अध्ययन करना होगा, अच्छी अच्छी किताबों को पढ़ना होगा, अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ना होगा, अच्छी कविताओं को पढ़ना होगा, ठीक है ना। और इसके साथ साथ हमें विकृत साहित्य से दूर रहना होगा। विकृत यानी जो हमारे सोच को गलत बना दे, जो हमारे सोच को खराब कर दे, विकृत कर दे, ऐसे साहित्य से हमें बचना चाहिए। हमें अच्छे साहित्य लिखना चाहिए, उसके सृजन की प्रेरणा देनी चाहिए, उसे उसके लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्राचीन ग्रंथ यानी प्राचीन साहित्य जो हैं उनकी रक्षा भी करनी चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नैतिकता का उपदेश हमें मिलता है। साहित्य में क्या है? अपार शक्ति है। देखिए, लेखक बताते हैं साहित्य में बहुत शक्ति है। किसी कविता, कहानी में बहुत शक्ति होती है। ये हमें बहुत संदेश देती है ना, क्योंकि संसार में बड़े बड़े परिवर्तन क्या है? साहित्य के द्वारा संभव हुए हैं। कहते हैं ना, कलम की शक्ति जो होती है वो तलवार से अधिक होती है। आप सभी जानते हैं आज जो है मीडिया का ज़माना है ना, प्रेस का ज़माना है, और इसमें बहुत शक्ति है। ये तलवार बम से भी ज़्यादा शक्ति रखती है, परिवर्तन कर सकती है समाज में। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता भी आप लोगों ने पढ़ी हुई, कलम और तलवार। आपको कलम चाहिए या तलवार चाहिए? तो उसमें उन्होंने क्या बताया था? कलम जो होती है उसमें ज़्यादा शक्ति है तलवार से, क्योंकि तलवार से हम किसी को भयभीत कर सकते हैं, क्षण भर के लिए उस पर राज्य कर सकते हैं भय दिखाकर। लेकिन कलम से अगर परिवर्तन आएगा तो क्या होगा? स्थायी परिवर्तन होगा, क्योंकि वो भीतर से परिवर्तन ला देगा, मनुष्य के अंतः चेतना में परिवर्तन ला देगा। तो साहित्य जो है विभिन्न देशों और जातियों की सामाजिक राजकीय स्थितियों में बड़े बड़े परिवर्तन कर डाले हैं। समाज में बड़े बड़े बदलाव, उथल पुथल, अनुदार और धार्मिक भावों को जड़ से उखाड़ फेंकने में का कार्य किसने किया है? साहित्य ने किया है। बड़े से बड़े परिवर्तन ये किसके द्वारा संभव हुआ है? साहित्य के द्वारा, क्योंकि साहित्य के अध्ययन से हमारी सोच बदलती है, और जब सोच बदलती है तो समाज बदलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि साहित्य में छिपी शक्ति तोप तलवार की शक्ति से अधिक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बतलाया कि तलवार से हम किसी पर क्षण भर के लिए, कुछ दिन के लिए शासन कर सकते हैं, भय दिखाकर किसी पर अपना अधिकार कुछ दिन के लिए कर सकते हैं, लेकिन हम कलम की शक्ति से जो परिवर्तन करेंगे वो अस्थायी होगा। द्विवेदी जी ने इस निबंध में यह भी बताया है कि यूरोप में हानिकारणी धार्मिक रूढ़ियों का उत्पादन, जातीय स्वातंत्र का बीज बोने, व्यक्ति स्वातंत्र के भावों को पालने, पोषने, बढ़ाने का कार्य और पतित देशों का पुनरुत्थान का कार्य भी किसने किया है? साहित्य ने ही किया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि साहित्य ने पोप की प्रभुता को कम किया, फ्रांस में प्रजा की सत्ता का उत्पादन और उन्नयन किया है। यानी संसार के बहुत सारे बदलाव में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहा है। देखिए, साहित्य के बारे में द्विवेदी जी का यह कहना है कि मुर्दा को जीवित कर देने वाली संजीवनी शक्ति किसमें विद्यमान है? साहित्य में विद्यमान है। यही कारण है कि जिस देश में सत्य साहित्य के लेखन पर बल नहीं दिया जाता है, साहित्य के संवर्धन की चेष्टा नहीं की जाती है, वह देश एक दिन अपना वजूद यानी अपना अस्तित्व क्या करता है? खो देती है। साहित्य के अंतर्गत मुर्दा को क्या है? जिंदा करने की शक्ति है। यानी साहित्य में क्या होती? कविता होती, कहानी होती। ये कविता कहानी क्या करती है? लोगों को प्रेरित करती है। जैसे मान लीजिए कोई देश गुलाम है, तो वहाँ के लोगों को प्रेरित करती है कि वे गुलामी के बंधन को तोड़े, गुलामी के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करें।
जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा दुष्यंत कुमार की एक कविता, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये क्या है? ये एक प्रेरणा देने वाला एक गज़ल है, एक कविता है जो प्रेरित करती है लोगों को कि समाज में बदलाव ज़रूरी है। तो इस तरह से क्या है, ये जो समाज मुर्दा हो चुका है, जो जो जिस पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा है, ऐसा समाज भी अच्छे साहित्य को पढ़ कर के क्या होता है, प्रेरणा पाता है और अपने चारों तरफ जो हो रहे अत्याचार, अनाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम महत्वशाली साहित्य की सेवा और अभिवृद्धि करें। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जितने अच्छे-अच्छे साहित्य हैं, इसकी सेवा करनी होगी, अच्छे साहित्य लिखे जाएँ, इसकी चेष्टा करनी होगी। साहित्य से अनुराग रखें यानी प्रेम रखें, अन्यथा हम भी क्या कहलाएँगे, जातिद्रोही, समाजद्रोही, आत्मद्रोही, आत्महंता हम भी कहलाएँगे, क्योंकि हमने अपने समाज के लिए, जाति के उत्थान के लिए कुछ नहीं किया। हमने साहित्य की सेवा में अपना योगदान नहीं दिया। साहित्य निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या बतलाया है कि ऐसा देखा गया है, यह भी बतलाया कि ऐसा देखा गया है कि जो समृद्ध भाषा होती है, वह भाषा क्या करती है, दूसरी भाषाओं पर अपना अधिकार दिखलाती है, अधिकार स्थापित कर लेती है। उदाहरण दिया उन्होंने विश्व की एक भाषा के बारे में, फ्रेंच भाषा। देखिए, फ्रेंच भाषा एक समृद्ध भाषा थी एक समय, और इसने क्या किया था, जर्मनी, रूस और अंग्रेजी नहीं सॉरी तो उन्होंने ये बतलाया है कि फ्रेंच भाषा एक ऐसी भाषा रही है, एक समृद्ध भाषा रही है, जिसने क्या किया, जर्मनी, रूस और इटली आदि देशों की भाषाओं पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, अपना प्रभुत्व स्थापित किया। और फ्रेंच भाषा का प्रभाव कहाँ पर हम देखते हैं, अंग्रेजी भाषा में भी देखते हैं। ऐसा क्यों होता है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है, इसके बारे में भी द्विवेदी जी ने बतलाया है कि ऐसा इसलिए जो होता है, इसके बारे में द्विवेदी जी ने क्या बतलाया है कि ऐसा क्यों होता है। अब प्रश्न है ऐसा क्यों होता है, तो इसके उत्तर में द्विवेदी जी ने बतलाया है कि जब कोई एक देश दूसरे राज्य पर विजय प्राप्त करता है, तो विजेता देश जो होता है वो अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है अपने अधीनस्थ देश पर, और अपने भाषा को भी क्या करता है, अपने अधीनस्थ देश पर थोपता है। और इस तरह से क्या होता है, अपने दबाव को प्रदर्शित करता है, और राजनीतिक प्रभुत्व के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न होती है। आचार्य द्विवेदी जी ने यह भी बताया है कि ऐसा जो दबाव होता है यह हमेशा नहीं रहता, क्योंकि मैंने पहले ही बताया तलवार की शक्ति ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो ये दबाव हमेशा नहीं रहता है, इसलिए जब ऐसा देश कभी स्वतंत्र हो जाता है, ऐसा गुलाम देश जब स्वतंत्र होता है, तो क्या करता है, भूल करके भी विदेशी भाषा को अपनाता नहीं है, बल्कि अपनी भाषा के विकास में अपना योगदान देता है। और वो गलती से भी विदेशी भाषा में कोई ग्रंथ नहीं लिखेगा, सिर्फ अपनी भाषा की ही उन्नति करेगा। लेखक का मानना है कि अपनी भाषा की उन्नति से ही हमारी अपनी उन्नति और अपने देश की उन्नति निर्भर है। साहित्य निबंध में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने यह भी बतलाया है कि देखिए, भाषा भले हमारी अपनी होती है, निज भाषा होती है, लेकिन हमें किसी भाषा से द्वेष या ईर्ष्या जलन नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता यानी जरूरत, अनुकूलता यानी जैसी परिस्थिति हो, अवसर और अवकाश यानी समय मिलने पर हमें एक से अधिक भाषा जरूर सीखनी चाहिए। भाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। हमें जहाँ से ज्ञान मिलता हो हम उससे वहाँ से ज्ञान जरूर सीखें। सीखना तो अच्छी बात होती है। तो हमें किसी भाषा को सीखने में परहेज नहीं करना चाहिए, किसी भाषा से ईर्ष्या द्वेष नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें अपनी भाषा और उसके साहित्य की प्रधानता और उसके महत्व को जरूर देना चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर अपनी भाषा को क्या करते हैं, नज़रअंदाज करके हम दूसरी भाषा को महत्व देते हैं, तो ये एक अधर्म का कार्य है। और ये अधर्म कार्य कैसा है, जैसे हम अपनी माँ को निसहाय और निरुपाय और निर्धन दशा में छोड़कर दूसरी माँ की सेवा करें, यह ऐसा हो जाता है। तो हमें अपनी भाषा के महत्व, अपनी भाषा की उन्नति पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। अपने देश की
जाति की उन्नति, जाति का उपकार, कल्याण अपनी भाषा के साहित्य की उन्नति से ही संभव है। यानी अपनी भाषा के साहित्य की उन्नति करेंगे तभी हमारी अपनी जाति की उन्नति होगी, जाति का कल्याण होगा। इसलिए हमारा क्या परम कर्तव्य बनता है, हमारा यह परम धर्म है, हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा के साहित्य की सेवा करें और उसकी अभिवृद्धि में अपना योगदान दें। तो इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने साहित्य निबंध में साहित्य क्या है, साहित्य की क्या आवश्यकता है, साहित्य समाज का दर्पण है, इन सारी बातों पर विशद रूप से चर्चा की है। और मैंने आपको उस निबंध के सारांश को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद करती हूँ मेरा यह प्रयास जो है सफल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो अवश्य करें कि आपको कितना समझ में आया। ये तो बहुत ज़रूरी है, कमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितना समझा, आप कितना सीख पाए। और जो बच्चे नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो अगले वीडियो में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध साहित्य के प्रश्न उत्तर चर्चा को लेकर मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूंगी। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।